नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के लिए तो दोस्तों, आज मैं आपको डिटर्मिनिज़म के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये क्या होता है। हम में से कई सारे लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो इस चीज़ को पहले ही डिटरमाइन कर लिया था, मुझे तो लग ही रहा था। ये ऐसे तरह तरह के कंसेप्ट हमारे सामने चलते रहते हैं। तो डिटर्मिनिज़म आखिर है क्या? ऐसा क्या होता है कि इसमें व्यक्तियों को पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है? ऐसे बोलते हैं ना, गट फीलिंग्स आ रही थी मुझे तो ऐसा लग ही रहा था। तो गट फीलिंग्स में भी एक डिटर्मिनिज्म एक अपनी बहुत भूमिका निभाता है, बहुत ऊंचे स्तर की भूमिका। तो डिटर्मिनिज्म, जैसे हिंदी में नियतिवाद बोलते हैं, बेसिकली इसका मतलब एक तो हम पारलौकिक निकाल सकते हैं, पारलौकिक तरीके से। जैसे कि आपने अगर थोड़ा बहुत ये देखा होगा शास्त्रों की, आप जैसे मानो तो उसमें कई बार आपको पता चलता है कि हम तो कठपुतली हैं। हम खुद जो काम करते हैं उसमें हमारी योग्यता नहीं है, कुछ जो भी है वो ऊपर वाले ने हमको ऐसा बनाया और जो कुछ भी होता है उसी की मर्जी से होता है। तो हम ये कठपुतली हैं, ये कंसेप्ट तो चलता है। अगर आप ये थोड़ा थ्योरिकल कंसेप्ट हो जाता है ये। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो थोड़ा बहुत हम तथ्यों का सहारा लें, कुछ साइंस के कुछ आंकड़े देखें, या फिर ऐसा एक्सेट्रा कुछ भी ये करके देखते हैं हम, तो हमको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर सकता है। और ये एक ऐसी थ्योरी है जिसका मतलब खंडन बहुत आसानी से नहीं हो सकता। इसको बताने के लिए आपको मतलब अभी तक तो मैंने इसका कोई खंडन वाली थ्योरी पढ़ी नहीं है। जिस थ्योरी को अभी मैंने पढ़ा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो शुरुआत हम एक एग्जांपल से करते हैं। आप मुझे बताइए कि एक लड़का है गट्टू और एक लड़का है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन एक गट्टू हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, हर सब्जेक्ट में। तो ऐसा राकेश शर्मा क्या कर रहा है जिसके हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम परफॉर्मेंस आ रहे हैं, और जबकि गट्टू के हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है? अब आप बोलेंगे कि राकेश मेहनत कर रहा है, गट्टू नहीं कर रहा। तो क्या कारण है जो गट्टू मेहनत नहीं कर रहा? आप बोलेंगे आलसी होगा। तो क्या कारण है राकेश आलसी नहीं है, गट्टू आलसी है? आप ये बोल सकते हैं राकेश के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, गट्टू के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या इसमें गट्टू की कोई भूमिका है? क्योंकि वो तो अभी एक बच्चा है और राकेश भी एक बच्चा है। राकेश को रिसोर्सेस मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप इतने स्टेबल हैं, जो उसे उतना रिसोर्सेस उन्होंने दे दिया है। लेकिन गट्टू के माता पिता उतने स्टेबल शायद नहीं होंगे, तो उन्होंने उसको वैसे ही कोचिंग ट्यूटर हायर नहीं कर के दे पाए होंगे, या कुछ भी हो सकता होगा। तो इसमें तो ना तो हमको राकेश की इसमें कोई भूमिका दिख रही, ना गट्टू की इसमें भूमिका दिख रही है। अब ऐसे कर करके आप कुछ भी बोल सकते हैं कि ये गट्टू के पास ये चीज़ नहीं है, राकेश के पास ये चीज़ नहीं है। तो ऐसे कर करके हर का एक ही प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा क्या है कि राकेश के पास वो चीज़ है, वो गट्टू के पास नहीं है। फिर आखिरी में कर करके ऐसे कर करके आप पहुंच जाएंगे बनावट पे। हो सकता है राकेश के पास डीएनए ऐसा है, या फिर राकेश छोटे से ही ऐसा है कि उसका मन छोटे से, मतलब एक कहते हैं ना जो अपने बड़े बूढ़े की, वो लड़का तो है ही ऐसा है, ये लड़का तो जैसे पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, ठीक वैसा ही। तो अगर आप इस थ्योरी को मानते हैं, सब वैसे तो था और कोई काम ही नहीं कर रही इस फील्ड में, और दूसरी थ्योरियाँ, यही थ्योरी काम कर रही है।
अगर आप इस थ्योरी को भी ला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिर तो और कुछ ही दिक्कत ही नहीं है, फिर तो गट्टू की बिल्कुल ही दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर उसकी उसकी बनावट ही ऐसी है, उसको प्रकृति ने बनाई ही ऐसा है कि उसके अंदर आलस एक स्वाभाविक चीज़ हो चुकी है, वो चाह के भी अपने आप को बदल नहीं पा रहा है, जैसा कि आप इसमें बताना भी चाह रहे थे। तो फिर इसमें उसकी और भी भूमिका नहीं है और राकेश की भी इसमें भूमिका नहीं है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कोई भी आदमी जिस फील्ड में जहाँ तक भी है उसमें उसकी जो भूमिका है वो 0% है, खुद की भूमिका। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग है, जो वो कुछ भी काम करता है उसमें मुख्य रूप से मेन रोल तो पूरे समाज का है ना। जो भी पूरा प्रोसेस चल रही है वो सोशल वर्किंग के थ्रू प्रोसेस चल रही है, और अगर सोशल वर्किंग के थ्रू प्रोसेस चल रही है तो इसमें इंडिविजुअलिटी का तो नाम ही नहीं है, उसमें उसकी खुद की तो कोई आत्मा ही नहीं है ना। जब पूरा निर्धारण समाज के द्वारा होता है, जब पूरा निर्धारण डीएनए के द्वारा होता है, तो आप बताइए फिर हम क्यों गट्टू को इतना दोष देते हैं और क्यों राकेश की इतनी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं? क्यों? क्योंकि हम ऊपर ऊपर से डिटर्मिनिज्म को मानते हैं, अंदर से हमको लगता है कि गलती कहीं ना कहीं गट्टू की है। भले ही कितने से कितने बड़े धार्मिक लोग बोल दें कि ये डिटर्मिनिज्म ये सब कठपुतली हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चे को मारते हैं कि तुम्हारे नंबर क्यों आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर ऊपर वाले धार्मिक हैं, उनको वास्तविकता बस किताबों में चाहिए, रियलिटी में नहीं चाहिए। तो यही था। अब मैंने आपको बताया, एक तो आप इसका ये निकाल सकते हैं कि एक ईश्वर है, वो हम सबको नचा रहा है, उसके हाथों में कठपुतली हैं हम, और वो जो चाह रहा है वो ही हो रहा है। या फिर उसको आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि एक प्रकृति है, प्रकृति से तरह तरह के स्पीसीज जो जिनका जन्म हुआ है, जैसे अर्थ पे तरह तरह की स्पीसीज का जन्म हुआ है, उनका जन्म ही इसी आधार पे हुआ है कि वो अपने आप को ऐसे करके स्टेबल रखें, प्रजनन करें, या तरह तरह की धारणाएं बनाएं अपने अंदर, या फिर कुछ भी करके, मतलब उनकी एक बेसिक आइडेंटिटी बना दिया प्रकृति ने कि आपको बस इन्हीं इन्हीं चीज़ों में अपना सहभाग देना है और ऐसे ही से प्रोग्रेस करना है। जैसे आज होमोसेपियंस इतने ऊपर चले गए हैं और ना जाने करोड़ों अरबों ऐसी स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जिनका एक टाइम पे एग्जिस्टेंस अच्छा खासे लेवल पे था। हमें से कई स्पीसीज को जानते हैं जो थी लेकिन इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसमें से कई सारी स्पीसीज को मिटाने की भूमिका तो सीधी सीधी होमोसेपियंस ने दी है। अगर होमोसेपियंस नहीं होते तो वो स्पीसीज गारंटेड होती हैं अभी अर्थ पे। तो इसमें होमोसेपियंस की जो बताते हैं 70,000 साल पहले जो उनके अंदर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें उन्होंने कल्पनाएं करना चालू किया, अपनी भाषाएं बनाना चालू किया, तरह तरह की चीज़ें चालू की। फिर 10,000 BC में उन्होंने खेती करना चालू किया, जिससे जंगलों को उन्होंने ख़त्म किया, जिससे कई स्पीसीज़ ख़त्म हुई, और जो स्पीसीज़ कम थी उनको, जैसे गाय हो गई, भेड़ हो गई, इनको बढ़ाने के लिए उन स्पीसीज़ का उन्होंने बलिदान दिया। तो आप खुद सोचिए ना, 70,000 साल पहले इंसानों की जहाँ तक है 7 प्रजातियाँ थीं, जिसमें होमो निएंडरथल्स हो गए, होमो इरेक्टस हो गए, और तरह तरह की। तो ऐसा क्या हुआ जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो कल्पना करने की, जो भाषा बनाने की, ये सारी कल्पनाएं होमोसेपियंस की यानी कि हमारी प्रजाति के अंदर हुई, इसमें हमारा तो कुछ ऐसा रोल रहा नहीं होगा। रोल तो बेसिकली प्रकृति का ही रहा होगा ना, नेचर का रोल रहा होगा इसमें। तो जब नेचर ही
हमें इस रूप में बना देती है कि हम आगे के क्या क्या हमारे अकॉर्डिंग करें। तो अल्टीमेटली कर तो ये सब नेचर ही रही है, समझ रहे हैं आप? नेचर जो चाहती है वही होता है। आप सोच लें कि नहीं नहीं मैं तो प्रकृति से ऊपर उठ सकता हूँ। हम सोचते हैं कि हमने आर्टिफिशियल चीज़ें बना ली हैं, कृत्रिम चीज़ें बना ली हैं। वो एक अर्थ में सही भी हैं कृत्रिम चीज़ें, लेकिन आप अगर उसको अल्टीमेटली देखें तो वो कृत्रिम कैसे हो सकती हैं? आप खुद कृत्रिम नहीं हैं, आप तो खुद एक प्रकृति हैं, आप प्रकृति का से अलग नहीं हैं। हमें लगता है कि इंसान जो है वो प्रकृति से ऊपर हैं और जो इंसान के अलावा दूसरी स्पीसीज हैं वो प्रकृति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इंसानों ने प्रोग्रेस कर ली है, इंसानों के अकॉर्डिंग अब दूसरी स्पीसीज को रहना पड़ रहा है। तरह तरह की वो उन्होंने मूर्ताएं भी करी हैं, कुछ समझदारियां भी करी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति से ऊपर उठ गए, हम ईश्वर से ऊपर उठ गए, या हमने एक अल्टीमेट ट्रुथ जान लिया है इस वर्ल्ड का। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। आप कुछ भी फैक्ट उठा सकते हैं, आप फिलोसफी में कोई फैक्ट उठा सकते हैं, आप हिस्ट्री में कोई फैक्ट उठा सकते हैं, या फिर अभी मैंने बताया आप एंथ्रोपोलॉजी में कोई भी फैक्ट उठा सकते हैं। तरह तरह के आप फैक्ट्स उठा सकते हैं, और आप देखेंगे यही कि निर्धारण जो है वो प्रकृति ही करती है। कुछ भी चीज़ होता है वो अप्राकृतिक नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो वही मैंने आपको बताया अप्रकार। हाँ, तो आप समझ गए होंगे। गाइस आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो मैं थोड़ा कनेक्ट अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको जितना बहुत आसानी से ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर सकूँ। धन्यवाद।